मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर भी हम लोग दो प्रकार से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट आधारित करंट अफेयर, एक वन लाइनर आधारित करंट अफेयर। ये जो दोनों प्रकार के करंट अफेयर पढ़ने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अभी आप लोगों ने जो पेपर देखा होगा यानी यूपीपीएससी 2024 का ये पेपर देखा होगा या बीपीएससी 69th का पेपर देखा होगा। 70वीं बीपीएससी के क्वेश्चन तो वन लाइनर फैक्चुअल आ गए थे। या अगर जो आरओ का पेपर आप लोगों ने देखा हो, जो 2023 वाला जो निरस्त हो गया, उसके भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपने देखा होगा ना। तो आप देखेंगे कि किसी महत्वपूर्ण घटना को लिया गया और उसको डेट को भी पूछा गया, उसके कॉन्सेप्ट को भी पूछा गया, उससे जो भी बनने वाली थीम है उसको भी पूछा गया, और विशेषकर जो दिनांक है ना, कब वो जारी किया गया और किसने जारी किया, इस पे विशेष बल दिया गया है ना। तो उसी प्रश्नों को टेकल करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट और वन लाइनर दोनों के आधार पे प्रश्नों को प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं ना, आजकल यूपी आयोग और बिहार आयोग, खासकर आयोग के द्वारा जो आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है ना कि 55 से लेकर 65% तक कॉन्सेप्ट आधारित करंट अफेयर आ रहे हैं, जिसमें क्या है ना कि कथन कारक वाला क्वेश्चन आ जा रहा है, पुट वाला क्वेश्चन आ जा रहा है, मैच वाला क्वेश्चन आ जा रहा है। तो इसको ऐसे प्रश्नों को टेकल करने के लिए हमको कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, है ना। यानी होलिस्टिक व्यू लेते हुए हमको थोड़ा सा करंट अफेयर को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा कि बचे हुए जो परसेंटेज है यानी 40% के आसपास क्वेश्चन अभी भी वन लाइनर टाइप के आ रहे हैं। तो इसी दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर रहे हैं और वन लाइनर को भी फॉलो कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि जो भी ये परीक्षाएं, प्रारंभिक परीक्षा जब तक आयोजित होने वाली है, कि कॉन्सेप्ट वाले ये जो हम लोग का सेशन चल रहा है इसमें 100 टॉपिक हम लोग पढ़ लें ऐसे ही, और वन लाइनर के लगभग 1500 से 2000 के आसपास वन लाइनर तैयार कर लें, है ना। तो अगर जो फिर हमको अगर जो ऐसे तैयार कर लेते हैं तो करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, लगभग हम उस सारे करंट अफेयर को करने की स्थिति में होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का। इसके पहले हम लोगों ने ना 30 टॉपिक कर लिया है करंट अफेयर का, है ना। आज 31वां ये टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। ठीक, तो ये 30वां टॉपिक है, 31वां टॉपिक है आज का। यानी आज का ये पहला टॉपिक है और अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका ये उससे समग्र में देखें तो 31वां टॉपिक है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। हम ये जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, कैसे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा यूनिक तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये टॉपिक जो है ना, इससे हम खुद ही प्रश्न क्रिएट कर रहे हैं, है ना। आप भी जब पढ़ें इस टॉपिक को तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, तभी आप बहुत अच्छे से करंट अफेयर को तैयार कर पाएंगे। ये जो फार्मूला है ना, इसको आप यूपीएससी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे हम पढ़ रहे हैं? जैसे कोई टॉपिक उठाया हमने, जलवायु जोखिम सूचकांक उठाया हमने, है ना। अब हम पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं खुद से ही, या आप अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जलवायु जोखिम सूचकांक को किस संस्था द्वारा जारी किया गया, है ना। किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो जवाब क्या मिल रहा है कि पर्यावरण थिंक टैंक के जर्मन वाच द्वारा इस जलवायु जोखिम सूचकांक को जारी किया गया, है ना। जलवायु जोखिम सूचकांक है, यानी जलवायु जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में जो भी नकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, उससे जो भी जोखिम उत्पन्न हो रहा है पूरे विश्व में या सभी देशों को मिलाते हुए, तो ये उसमें ना जोखिमता के आधार पर रैंकिंग प्रदान किया गया है इसमें। ठीक, देखिए पहला हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि किस संस्था ने जारी किया, तो जवाब क्या मिला? जर्मन वाच द्वारा जारी किया गया। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा कि कब यह सूचकांक जारी किया गया, तो इसे जारी किया गया फरवरी 2025 में। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने खुद से पूछा कि इस सूचकांक को बनाने में कितने देशों को शामिल किया गया है। सभी कुछ देशों को शामिल किया गया होगा तभी तो ये सूचकांक बना होगा। तो कितने देशों को? 171 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया। फिर सर्वाधिक जलवायु परिवर्तन से जो जोखिम है उससे सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से हैं? 3 सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से हैं? तो सबसे पहले स्थान पे पाकिस्तान है, दूसरे स्थान पे बेलीज है और तीसरे स्थान पे इटली है। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? हमारी तरफ देख के आप दोहराइए। तो ठीक है, जस्ट मैं मानता हूँ कि आप देख रहे होंगे, तो दोहराइए। सबसे पहले क्या कि जलवायु जोखिम सूचकांक किसने जारी किया, तो जवाब क्या आया? जर्मन वाच द्वारा जारी किया गया। फिर दूसरा क्वेश्चन कि जलवायु जोखिम सूचकांक कब जारी किया गया, तो फरवरी 2025 में जारी किया गया। फिर जलवायु सूचकांक जोखिम सूचकांक को बनाने में 2025 में कितने देशों को शामिल किया गया, तो 171 देशों को शामिल किया गया। फिर जलवायु जोखिम सूचकांक में सर्वाधिक प्रभावित 3 देश कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पे पाकिस्तान है, दूसरे स्थान पे बेलीज है और तीसरे स्थान पे इटली है। तो यही तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा। ठीक, अब भारत की स्थिति देखते हैं कि इस सूचकांक में भारत की स्थिति कैसी है। देखिए इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया, तो भारत को इस सूचकांक में 6वां स्थान प्रदान किया गया। ठीक है, डन। इस सूचकांक को अगला बिंदु है, सूचकांक को बनाने में किन आपदाओं के प्रभाव को शामिल किया गया। यानी जब ये सूचकांक बना, जलवायु जोखिम सूचकांक, तो कुछ आपदाओं को शामिल किया गया होगा, उसके प्रभाव को शामिल किया गया होगा, तभी ये सूचकांक बना होगा। तो इस सूचकांक को बनाने में किन आपदाओं को शामिल किया गया, यानी किन आपदाओं के प्रभाव को शामिल किया गया, तो पहले स्थान पे तूफान है, यानी तूफान ने कितना प्रभाव डाला। दूसरे स्थान पे बाढ़ है, तीसरे स्थान पे
हीट वेव है और चौथे स्थान पे सूखा है। यानी ये 4 मेजर जो इम्पैक्ट हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं, इसी को आधार बनाया गया इस सूचकांक को बनाने में। ठीक, अगला एक बिंदु यहाँ पे कथन लिखा गया है, बार बार होने वाली चरम घटनाओं से प्रभावित देशों में चीन, भारत और फिलीपींस हैं। यानी जो बार बार चरम घटनाएं जो घटित हो रही है जलवायु परिवर्तन को लेकर, तो सर्वाधिक प्रभावित भारत, चीन, भारत और फिलीपींस है। ठीक, तो यहाँ हम लोगों ने देखा 25 वाले में सबसे प्रभावित कौन सा देश है, तो पाकिस्तान है, बेलीज है और इटली है। तो आज का ये पहला टॉपिक हम लोगों ने देखा, जलवायु परिवर्तन, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। ठीक, अगला टॉपिक हम लोग देखें। अगला टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी विश्व में हथियार के आयात और निर्यात की स्थिति का आकलन करने के लिए सिपरी ने वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 जारी किया। ठीक, यानी कि हथियारों को लेके विश्व में क्या दृष्टिकोण इस समय है, क्या नजरिया है, कौन सा देश ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं, कौन सा देश ज्यादा हथियार बेच रहे हैं, भारत की क्या स्थिति है, इसी सब चीजों का गणना इस रिपोर्ट में किया गया है। फिर से हमारा पढ़ने का वही अप्रोच होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे कि इस रिपोर्ट को, यानी सिपरी की वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट को किसने जारी किया? किसी संस्था ने रिपोर्ट जारी किया होगा। तो किस संस्था ने जारी किया? तो स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन हम यही पूछेंगे कि ये कब जारी हुआ? तो कब जारी हुआ? मार्च 2025 में जारी हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 2025 है, यानी 2025 का रिपोर्ट तो है, लेकिन इसमें डाटा कब का संकलित किया गया होगा? 2024 का संपूर्ण डाटा इसमें संकलित किया गया होगा। तो 2025 में जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार सर्वाधिक आयात हथियारों के आयातक देश कौन से हैं? यानी कि शीर्ष 5 आयातक देश, यानी आयातक देश मतलब जिन्होंने हथियार खरीदा सबसे ज्यादा। तो दुनिया के ऐसे 5 देश कौन कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हथियार खरीदा? ठीक, पहले स्थान पे क्या है? यूक्रेन है ना। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अभी तो इजराइल और इराक का युद्ध जो शुरू हुआ है, तो जस्ट अभी शुरू हुआ है ना, 2 साल से पहले से यूक्रेन और रूस से युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन क्या किया है कि सबसे ज्यादा हथियारों का आयात किया है। ठीक, दूसरे स्थान पे भारत है आयात में, तीसरे स्थान पे कतर है, चौथे स्थान पे सऊदी अरब है और 5वें स्थान पे हथियार खरीदने के मामले में पाकिस्तान है। ठीक, तो क्या सीखा हम लोगों ने, क्या याद किया? इस सिपरी की जो रिपोर्ट आई है 2025 वाली हथियारों से संबंधित हस्तांतरण के संबंध में, किसने जारी किया सबसे पहले? तो स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया। कब जारी किया गया? 25 मार्च 2025 को जारी किया गया, यानी मार्च में 2025 में जारी किया गया। फिर दुनिया के सबसे टॉप देश 5 कौन से देश है जिन्होंने सबसे ज्यादा हथियार खरीदा, यानी आयात किया? तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश है? यूक्रेन है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? भारत है। तीसरे स्थान पे कतर है। चौथे स्थान पे सऊदी अरब है। 5वें स्थान पे पाकिस्तान है। यही ना सीखा हम लोगों ने कि सबसे ज्यादा आयात किसने किया। अब हम सीख रहे हैं या जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने तो आयात किया, भारत दूसरे स्थान पे है ना शीर्ष आयात देशों में, पहले स्थान पे कौन सा देश है? यूक्रेन है। अब हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा हथियार बेचा किसने? तो उसी देश ने बेचा जो सबका अंकल बना फिरता है, मतलब सब सारे देशों का चाहता है कि अपने देश मतलब अपनी ही पॉलिसी थोपे, यानी अमेरिका होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा हथियार बेचा किसने? देखिए ये जो यूरोप के बड़े बड़े देश है ना, चाहे रूस हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इनकी सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि किसी भी तरीके से बिजनेस बढ़िया चलना चाहिए। और इनका मेन बिजनेस क्या है? विशेषकर फ्रांस और अमेरिका का और रूस का, तो हथियारों को बनाते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं जब क्लैश होगा तभी तो हथियार मंगाएगा आदमी। मान लीजिए 2 भाई हैं, अगर जो दोनों भाइयों में किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, तो तीसरा बंदा जो है हथियार बेचने वाला, बनाने वाला है, उसका हथियार बिकेगा कैसे? तो यही चाहेगा ना कि दोनों भाइयों में विवाद हो जाए। तो जब विवाद होगा तो अपनी सुरक्षा के लिए लोग हथियार खरीदेंगे। तो यही इन लोगों की पॉलिसी है, दुनिया में विवाद खड़ा करिए फिर हथियार बेचिए। तो देखिए सबसे ज्यादा हथियार किसने बेचा? अमेरिका ने बेचा। दूसरे स्थान पे फ्रांस ने बेचा। तीसरे स्थान पे रूस ने बेचा और चौथे स्थान पे चीन ने बेचा। हथियारों को बेचने के मामले में चीन भी दुनिया के टॉप 4 देशों में आ गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि 2020 से 24 की अवधि में पाकिस्तान ने चीन से 81% हथियार आयात किए। देखिए पाकिस्तान और चीन की जो प्रगाढ़ मित्रता है, या मित्रता उसको नहीं बोलेंगे, ये जो एक दूसरे का साथ है, इसको कितना फुलफिल कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान ने चीन से 81% हथियारों का आयात किया है। ना तो अमेरिका से किया, ना ही रूस से किया, ना ही फ्रांस से किया, सबसे ज्यादा किससे कहां से किया? तो चीन से आयात किया। फिर अगला इसमें एक बिंदु लिखा है यहाँ पे कि भारत सर्वाधिक हथियार लगभग 35% रूस से आयात करता है ना। तो भारत का हथियारों के आयात में सबसे बड़ा पार्टनर देश कौन सा है? तो रूस है। अगला बिंदु इसमें क्या है कि 2020 से 24 के दौरान हथियार हस्तांतरण में लगभग 0.6% की कमी आई है। अब ये कमी जस्ट 2025 की रिपोर्ट में ही दिख रही है, अभी अब बढ़ जाएगी।
क्योंकि अमेरिका और रूस और ये जो इजराइल का आप देख रहे हैं मैटर जो हुआ है, इससे हथियार खरीदने में बिक्री होगी ही होगी, है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि सिपरी की वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 में की क्या स्थिति है। एक बार फिर से याद करते हैं हम लोग कि टॉप 5 आयातक देश कौन से हैं और टॉप 4 निर्यातक देश कौन से हैं। टॉप 5 आयातक देशों की जब हम बात करेंगे, पहले स्थान पे कौन सा देश था? यूक्रेन था। दूसरे स्थान पे आयातक के मामले में भारत था। तीसरे स्थान पे कतर था। चौथे स्थान पे सऊदी अरब था और पांचवें स्थान पे पाकिस्तान था। यही ना आयातक टॉप 5 देशों में थे। फिर सबसे ज्यादा निर्यात किसने किया, यानी सबसे ज्यादा हथियार बेचा किसने? तो सबसे ज्यादा हथियार बेचा अमेरिका ने, दूसरे स्थान पे फ्रांस ने, तीसरे स्थान पे रूस ने और चौथे स्थान पे चीन ने। ठीक, तो ये टॉप मोस्ट, ये जो दोनों इंडेक्स है इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक, अगला टॉपिक हम लोग देखें तो वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 आई है। ठीक है, यानी कि जो इंटरनेट प्रदान होता है किसी देश में, तो कितनी बार इंटरनेट का या तो अशांति उत्पन्न हुई इसलिए शटडाउन करना पड़ा, या कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिससे मतलब समाज में थोड़ा सा निगेटिविटी फैल रही थी, यानी कि दंगा होने का डर था या कुछ और भी जो नकारात्मक पहलू थे वो ज्यादा एक्टिवेट थे, तो इन सभी को ध्यान में रख के शटडाउन किया जाता है। और कुछ कंपनियां जानबूझ के भी करती हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा शटडाउन किस देश में किया गया, कितनी बार किया गया, इस रिपोर्ट में, इसकी ही चर्चा इस रिपोर्ट में है। देखिए, क्वेश्चन हमारे पढ़ने का फिर तरीका वही होगा, रिपोर्ट को किसने जारी किया और कब जारी किया, फिर कितने देशों को आधार बनाया गया और सर्वाधिक शटडाउन किस देश में हुआ, और सबसे शटडाउन के मामले में सर्वाधिक भारत का कौन सा शहर इफेक्टेड था, यही हम पढ़ेंगे ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि रिपोर्ट जारी ये जो वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 है किस संस्थान ने जारी किया है? तो ये डिजिटल अधिकार समूह की यानी एक्सेस नाउ नामक संगठन है ना, उसी ने जारी किया। किसने जारी किया? एक्सेस नाउ। फिर कब जारी किया? फरवरी 2025 में इसने जारी किया। क्या जारी किया? वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट को जारी किया। डन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कितने देशों को रिपोर्ट बनाने के लिए आधार बनाया गया? तो कितने देशों को आधार बनाया गया? तो 54 देशों को आधार बनाया गया। इन 54 देशों में 296 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। कुल मिला के 54 देशों में एक वर्ष में 296 बार इंटरनेट को शट डाउन करना पड़ा। फिर अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ? तो सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ? म्यांमार में हुआ। कितनी बार? 85 बार। और दूसरे स्थान पे भारत है। भारत में कितनी बार हुआ? तो 84 बार शटडाउन हुआ। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा शहर या राज्य है जहां पे सर्वाधिक बार इंटरनेट शटडाउन हुआ? तो कौन सा राज्य है? मणिपुर है, यहाँ पे सर्वाधिक भारत में शटडाउन हुआ। दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? हरियाणा है, और तीसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर है। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024। क्या सीखा हम लोगों ने? फिर से याद करने का प्रयास करते हैं। किस संस्था ने जारी किया? पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे, तो किसने जारी किया? एक्सेस नाउ। डन। कब रिपोर्ट ये जारी किया? तो फरवरी 2025 में। फिर कितने देशों को आधार बनाया गया इस रिपोर्ट को बनाने में? तो 54 देशों को आधार बनाया गया। 54 देशों में टोटल कितनी बार इंटरनेट शटडाउन हुआ? 296 बार। ठीक, अब सर्वाधिक शटडाउन किस देश में हुआ? तो सबसे ज्यादा शटडाउन म्यांमार में हुआ। दूसरे स्थान पे किसमें हुआ? भारत में हुआ। ठीक, अब भारत में सर्वाधिक शटडाउन किस राज्य में हुआ? तो मणिपुर में हुआ सबसे ज्यादा, फिर पंजाब में हुआ और फिर जम्मू कश्मीर में हुआ। ठीक, एक नीचे एक स्टेटमेंट लिखा है जिसको ठीक पढ़ते हैं कि इंटरनेट शटडाउन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है। तो अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ के मामले में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिश्चितकालीन इंटरनेट शटडाउन करना एक गैरकानूनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में अपना स्टेटमेंट दिया था? तो अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ। कब की ये बात है? 2020 की बात है। तो ये अगर जो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, तो इंटरनेट शटडाउन 2025-24 की रिपोर्ट के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम करने की स्थिति में होंगे। ठीक, अगला टॉपिक क्या देखते हैं हम लोग? अगला टॉपिक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी प्रश्न आते रहे हैं। पढ़ने का हमारा फिर अप्रोच वही होगा कि सबसे ज्यादा इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, कब जारी किया, कितने देशों को शामिल किया गया, भारत का स्थान क्या है, और फिर सिर्फ 5 भ्रष्ट देश कौन से हैं, और सिर्फ 5 देश कौन से ऐसे हैं जहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और सिर्फ 5 देश कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। फिर भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है, यानी भारत को हमको अपने देश की तुलना पड़ोसी देशों से करनी चाहिए ना भ्रष्टाचार के मामले में, तो ये हम लोग सीखेंगे इस सूचकांक में। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 कब जारी किया, किसने जारी किया? तो किसने जारी किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। फिर ये इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया?
तो 11 फरवरी 2025 को इस रिपोर्ट को जारी किया गया। फिर इस रिपोर्ट को बनाने में कितने देशों को आधार बनाया गया? तो इस रिपोर्ट को बनाने में 180 देशों को आधार बनाया गया। फिर अगला प्रश्न क्या है कि भारत का स्कोर क्या है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में? यानी इसमें 180 देशों को तो शामिल किया गया। अब भारत का स्थान क्या है 180 देशों में? तो भारत का स्थान 96वां है ना। और इसका स्कोर भी ध्यान रखना है, भारत का स्कोर 38 है ना। तो भारत का स्थान 96वां है, जबकि स्कोर इसका 38 है। कितने देशों को शामिल किया गया? 80 देशों को। कब ये रिपोर्ट जारी किया गया? तो 11 फरवरी 2025 को। किसने जारी किया? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया गया। ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिया। अब देखते हैं कि सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पे, यानी जीरो भ्रष्टाचार जिस देश में है वो कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे स्थान पे फिनलैंड है, तीसरे स्थान पे सिंगापुर है और चौथे स्थान पे न्यूजीलैंड है। यानी टॉप 4 के ही देशों को हमको ध्यान में रखना है। यानी डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड, इन चारों देशों में भ्रष्टाचार नहीं है। फिर सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन से हैं? 4 देशों को तो याद रखना है हम लोगों को, टॉप 5 ऊपर से भी, और जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं उनको भी ध्यान में रखना है। तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन से देश हैं? दक्षिणी सूडान है, फिर सोमालिया है, फिर वेनेजुएला है, फिर सीरिया है। ठीक, तो ये हम लोगों ने याद किया क्या? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024। टॉप 5 देश कौन से हैं? टॉप 4 देश कौन से हैं? फिर से एक बार हमको बताइए आप लोग कि कहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? डेनमार्क है, दूसरे स्थान पे फिनलैंड है, तीसरे स्थान पे सिंगापुर है और चौथे स्थान पे न्यूजीलैंड है। इन चारों देशों में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। और सबसे भ्रष्ट देश कौन से हैं? 4 देशों के नाम ले तो हम, तो सबसे भ्रष्ट है दक्षिणी सूडान, फिर दूसरे स्थान पे सोमालिया, फिर तीसरे स्थान पे वेनेजुएला और चौथे स्थान पे सीरिया है। भारत का स्थान क्या है 180 देशों में? तो 96वां स्थान है। अब भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है भ्रष्टाचार के मामले में, आइए देखते हैं। तो भूटान का रैंक है, यानी 180 देशों में भूटान का स्थान है 18वां, यानी यहाँ पे भ्रष्टाचार काफी कम है। फिर दूसरे स्थान पे चीन है 43वें स्थान पे, नेपाल है 34वें स्थान पे, श्रीलंका है 32वें स्थान पे और पाकिस्तान है 27वें स्थान पे। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार के मामले में हम लोगों ने देखा कि भारत की क्या स्थिति है। विश्व के में शीर्ष देश कौन से हैं जहां भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, और टॉप 5 देश कौन से हैं यानी नीचे से, यानी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ पे है? दक्षिणी सूडान में, दूसरे स्थान पे सोमालिया में, तीसरे स्थान पे वेनेजुएला में, चौथे स्थान पे सीरिया में। ये 4 जो सबसे भ्रष्ट देश हैं इनको बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है। किस संस्था ने जारी किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसको भी ध्यान में रखना है। भारत की क्या स्थिति है? तो 96वां स्थान है भ्रष्टाचार के मामले में। फिर पाकिस्तान की थोड़ी सी स्थिति हमको ध्यान में रखनी है कि पाकिस्तान का कौन सा रैंक है? तो 27वां रैंक है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा कौन सा क्वेश्चन? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025। अब आज का अंतिम प्रश्न है, यानी अंतिम टॉपिक है कि सोनमार्ग सुरंग है ना। सोनमार्ग सुरंग हाल ही में चर्चा में रहा। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन हम बना सकते हैं इससे। ये कहाँ स्थित है? कितने जिलों किस जिले में ये सुरंग बना है? इस सुरंग की लंबाई कितनी है? सुरंग का नाम क्या है? और सुरंग किस 2 स्थानों को जोड़ेगा? और इसका लोकार्पण कब और कहाँ किया गया, यानी किसने किया? फिर टनल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? तो ये 4-5 प्रकार के क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे ना टनल सुरंग यानी सोनमार्ग सुरंग से, तो जो भी इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा तो हम उस सारे प्रश्नों को करने की स्थिति में होंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके, है ना। देखिए यह सुरंग कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर कारगिल लेह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसी राष्ट्रीय राजमार्ग पे ये सुरंग स्थित है। फिर किस जिले में स्थित है, यानी किस राज्य के किस जिले में स्थित? क्या लद्दाख में स्थित है या जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जिला कौन सा है? तो गादरबल नामक जिला है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का, वहीं पे स्थित है। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पे है? श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पे है। डन। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो कितनी लंबाई है? तो 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक। फिर इस सुरंग का नाम पहले क्या नाम है? तो जेड मोड़ सुरंग नाम था, जिसको बदल के अब सोनमर्ग सुरंग नाम में परिवर्तित कर दिया। यानी जेड क्रॉस जो होता है ना, जो टर्न होगा एक जेड क्रॉस का, तो इसी के आधार पर इस नाम को जेड मोड़ सुरंग नाम दिया गया था। लेकिन अब क्या नाम इसका परिवर्तित कर दिया गया है? सोनमर्ग सुरंग नाम से इसे बदल दिया गया। फिर यह सुरंग किसे जोड़ेगा? तो यह सुरंग सोनमर्ग को श्रीनगर से जोड़ेगा और इसके बाद में एक्सटेंशन भी होगा, यानी यह सुरंग लद्दाख को भी जोड़ेगा। डन। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस सुरंग का लोकार्पण कब और किसने किया? तो इसकी लोकार्पण कब किया गया? तो 13 जनवरी 2025 को इसका लोकार्पण किया गया। और किसने किया? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया। डन। अगला प्रश्न है कि टनल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? अभी का तो ये बात है नहीं,
इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। सोनमर्ग सुरंग के निर्माण कार्य की प्रक्रिया 2015 में शुरू की गई थी और अभी जाके ये कंप्लीट हुआ है और 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण भी कर दिया, है ना। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। आइए देखते हैं, इस टॉपिक का नाम है ये आज का कौन सा टॉपिक हो जाएगा, सोनमर्ग ये 34, ये 35 नंबर टॉपिक हो गया और ये टॉपिक हो जाएगा 36 नंबर का, है ना। तो आज हम लोग 6 टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक। आइए इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक मिनट वीडियो कैप्चर, हाँ ठीक है। 36वां टॉपिक हमारा क्या है कि वन नेशन, ये 36 टॉपिक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। एक योजना है, काफी हाईलाइटेड थी, चर्चा में थी, क्योंकि बहुत लोगों को, बहुत सारे अभ्यर्थियों को इससे लाभ प्राप्त होने वाला है, यानी जो भी छात्र हैं इनको लाभ प्राप्त होने वाला है। क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। अब ये योजना जब हम पढ़ने जाएं तो क्या क्वेश्चन होना चाहिए हमारा कि इस योजना को कब शुरू किया गया, किस मंत्रालय ने शुरू किया गया, और अगर जो कोई मंत्रालय है तो उसकी कोई कार्यान्वित एजेंसी होगी ना, उसी के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया होगा। चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन धीरे मतलब पढ़ते हैं हम लोग विस्तार से। इस योजना को कब शुरू किया गया? तो 1 जनवरी 2025 को शुरू किया गया, ठीक। किस मंत्रालय की ये पहल है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ये पहल है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि कार्यान्वित एजेंसी कौन है? यानी शिक्षा मंत्रालय की तो पहल है, लेकिन इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? तो इसका कार्यान्वयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के तहत सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा? तो यूजीसी के द्वारा, इस यूजीसी के तहत सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क के द्वारा, ठीक। किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। कब शुरू किया गया? 1 जनवरी 2025 को शुरू किया गया। फिर योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, छात्रों को शोध और शैक्षणिक संसाधनों तक सरलता से पहुंच प्रदान करना इस ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना है इसका उद्देश्य है। यानी कि जो छात्र हैं उनको शोध, अन्य जो छात्र जो पीएचडी कर रहे होते हैं उनके जो शोध पत्र होते हैं और जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, संसाधन होते हैं, वहां तक सरलता से पहुंच प्रदान करना अन्य छात्रों के लिए इस योजना का उद्देश्य है, ठीक। अगला एक इसमें लाइन है कि कितने छात्रों को लाभ मिलेगा। तो देखिए, आईआईटी, आईआईएम जैसे वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लगभग 18 मिलियन छात्रों तक एकेडमिक पत्रिकाओं और शोध लेख मुफ्त में मिलेंगे, ठीक। तो कितने छात्रों को? 18 मिलियन छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? तो एकेडमिक जो पत्रिकाएं होती हैं और जो शोध लेख होते हैं इस तक डायरेक्ट इनकी पहुंच हो जाएगी, ठीक है। किनकी पहुंच हो जाएगी? 18 मिलियन छात्रों की। तो कोई भी थीसिस बनाने में या कोई भी नोट्स बनाने में या कोई भी डाटा कलेक्ट करने में या कुछ भी बहुत सारा हेल्प मिलेगा, है ना। तो इसीलिए इसको शुरू किया गया। अगला इसमें एक और स्टेटमेंट लिखा गया है कि 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के 13,000 से अधिक शोध पत्रों एवं पत्रिकाओं तक योजना की पहुंच बनाना है। कितने तक पहुंच बनाना है? 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के 13,000 से अधिक शोध पत्र और पत्रिकाओं तक योजना की पहुंच बनाना है। डन। अगला इसमें क्या है कि योजना का लक्ष्य भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के छात्रों तक उच्च गुणवत्ता वाली अनुसंधान संस्थानों तक पहुंच प्रदान करना इसका लक्ष्य है। तो ये 4-5 प्रकार के इसके लक्ष्य हैं। कितने छात्रों को लाभ प्राप्त होगा? तो 18 मिलियन छात्रों को। कितने अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों तक पहुंच बनाने की बात की गई है? तो 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों तक। कितने शोध और पत्र और पत्रिकाएं शामिल होंगी? तो 13,000 से अधिक। फिर इस संस्था को यानी कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। कब शुरू किया गया? 1 जनवरी 2025 को शुरू किया गया। फिर कौन कार्यान्वयन एजेंसी है? तो यूजीसी के अंतर्गत सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। इसका उद्देश्य है कि छात्रों को शोध और शैक्षणिक संसाधनों तक सरलता से पहुंच प्रदान करना। तो ये था आज का हम लोगों का टॉपिक। 6 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक से पढ़ा नहीं, समझने का प्रयास किया कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न आ सकते हैं इसको कैसे हम टैकल करेंगे या कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। तो अगले टॉपिक में हम लोग मिलते हैं करंट अफेयर के इसी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अगर जो आपको ये वीडियो ठीक लग रहा हो और हमारे द्वारा जो ये कंटेंट बनाया गया है इस तक आप अपने आप को अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे हो, जोड़ पा रहे हो, इससे थोड़ा भी आपको अगर जो लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही ये जो सीरीज चल रही है ना इसको जस्ट हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर जो थोड़ा भी आपको कुछ बेनिफिट दिख रहा हो इससे और आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो
तो अगर जो ठीक लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस नोट्स को अगर जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस नोट्स को अगर जो आप लेना चाहते हैं, नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो इस नंबर 9721213941 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपने